आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये पहला वीडियो होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम लोगों के क्लास 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट होता है, जो क्लास 12th की फिजिक्स में एक बड़ा पार्ट गेन करता है। काफ़ी बड़ा पार्ट है जो 12th के सिलेबस में ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट ही पढ़ने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक पार्ट आपको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और एक पार्ट आपको मिलता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर जो चार्ज होगा यानी आवेश, वो रेस्ट पर होगा। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जो होगा वो रेस्ट पर होगा। रेस्ट का मतलब आराम कर रहा होगा चार्ज, यानी यहाँ पर चार्ज मूव नहीं करेगा, चलेगा नहीं, चार्ज एक जगह रखा रहेगा। उसके कारण जो उसके प्रभाव होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है जब चार्ज एट रेस्ट है। और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होगा कि चार्ज जो है वो मोशन जब करने लगेगा, चार्ज इन मोशन, जब चार्ज गति करने लगेगा, तो ऐसी अवस्था को भी हम लोगों को पढ़ना है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग पहुंचेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर उसके बाद इसी में पोटेंशियल के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना रहेगा, पोटेंशियल के बारे में। और फिर उसके बाद इसी में हम लोगों को कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना होगा। कैपेसिटर का मतलब धारिताओं के बारे में, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है जब चार्ज रेस्ट पर होगा। और जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तब हम लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना रहेगा। इसी में हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ना रहेगा। इसी में मैग्नेटिज्म के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना रहेगा, मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये कुछ पार्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना रहेगा। पहले पार्ट का ये पूरा सिनॉप्सिस होता है, सिनॉप्सिस है। तो ये चीज़ें हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में पढ़नी रहेंगी। फर्स्ट पार्ट में लगभग 7 से 8 लेसन है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करके इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर जाकर के ये पहला पार्ट फिजिक्स का समाप्त होता है। जी हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश, कि वैद्युत आवेश क्या होता है। हाँ, एक सूचना ये है कि जैसे जिसको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए जो है आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसी चैनल का एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें जुड़ करके आप लोग इसका PDF फॉर्मेट में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, क्लास लिखना ना भूलिएगा कि आप कौन से क्लास के हैं।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र पर थोड़ा लेट से पहुंचेंगे हम लोग, पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, आवेश की कहानी हम लोग पहले सुनते हैं। आवेश यानी चार्ज, चार्ज, ठीक है। आओ सुनाऊं तुमको मैं चार्ज की एक कहानी। हाँ, चार्ज की कहानी। तो चार्ज की कहानी जो है बहुत ही है पुरानी, लगभग 600 BC के आसपास तक की घटना से चार्ज के गुण गाए जा रहे हैं, इतने समय पुराने समय से। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो चार्ज हैं, चार्ज अगर अंबर नामक पदार्थ को, ठीक है, एक अंबर पदार्थ है, अंबर नामक पदार्थ को, अंबर जो पदार्थ है, इस पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ते हैं, किससे? ऊन से अगर रगड़ते हैं तो देखते हैं इसमें एक क्वालिटी ये डेवलप हो जाती है कि ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, ठीक है। अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ दिया जाता है तो रगड़ने से ये पता चला, देखा गया कि ये जो पदार्थ है ये छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे टुकड़े को, ये छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से टुकड़े को, ठीक है, हाँ, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। एक गुण इसमें ऐसा डेवलप हो जाता है। और फिर उसके बाद आगे चल करके ये देखा गया कि जब हम कांच की छड़ को, जब हम कांच की छड़ को, रॉड को, ग्लास की रॉड को, छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर भी एक आवेश ऐसे उपस्थित हो जाता है, ठीक है। ऐसा देखा गया, मान लेते हैं कि हमारे पास दो ये कांच की छड़ें हैं, ये दो कांच की छड़ें हैं, मान लीजिए ये दो कांच की छड़ें हैं। अब इन छड़ों को हमने रेशम से रगड़ दिया, इन दोनों कांच की छड़ों को हमने रेशम से रगड़ दिया, और फिर उसके बाद अब इन दोनों को पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं और दूर भागना चाहते हैं। यानी कुछ ऐसी क्वालिटी इसमें डेवलप हो गई जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, याद रखिएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, इसको भी रेशम से रगड़ा गया, इसको भी रेशम से रगड़ा गया। तो रेशम से दोनों को रगड़ने पर देखा गया कि दोनों पर सेम क्वालिटी डेवलप हो रही है, तभी ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये देखा गया जो आबनूस है, आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया गया, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल, ये क्या लिख रहा है, बिल्ली की खाल। हाँ, अब आबनूस की दो छड़ को हम ऐसे लेते हैं, आबनूस के पदार्थ को ऐसे लेते हैं और फिर इसको बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं। बिल्ली की खाल कहाँ मिली? आप लोग लेकर आए थे। हाँ, आबनूस को क्या किया गया, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया गया, और फिर उसके बाद दोनों पदार्थों को पास में ले जाते हैं तो देखते हैं दोनों फिर से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब दो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ों को पास ले जाते हैं तो भी वो प्रतिकर्षित करते हैं। जब आबनूस के दो पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़े हुए आपस में लेकर दोनों के एक दूसरे के पास लेकर के जाते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर भी ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आबनूस ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये देखा गया कि एक बार एक आबनूस को लिया गया बिल्ली की खाल से रगड़ के, और फिर उसके बाद एक कांच की छड़ को लिया गया रेशम से रगड़ के, और फिर उसके बाद दोनों को जब पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं ये एक दूसरे को ही आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। तो इस कंडीशन में एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्रैंकलिन था, एक फ्रैंकलिन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिका के, अमेरिकन वैज्ञानिक, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्रैंकलिन था। तो उन्होंने नाम दे दिया इनको
इनको नाम दिया आवेश। बोला कि एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। क्लास 8th की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, लेसन नंबर शायद 14 है, लेसन का नाम है केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी रासायनिक प्रभाव और वैद्युत धारा। उसमें एक लाइन लिखी गई है उस चैप्टर में कि जब मान्यता यह है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर धनावेश होता है, तो उस पर क्या होता है, धनावेश होता है। यानी धनावेश किसको माना गया, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उसको धनावेश माना गया। यानी ये दूसरा वाला क्या रहा हुआ, ऋणावेश हुआ। यानी आपने उसको बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो इस पर आवेश आया उसको ऋणावेश नाम दिया गया। ठीक है, और ये धनावेश ऋणावेश जो इन्होंने बताया, ये अमेरिकन वैज्ञानिक एक फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ये नाम बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर जो दोनों को सेम आवेश हो गए ना, अगर जो दोनों की छड़ों पर दोनों सेम छड़ें हैं, सेम चीज से रगड़ी गई हैं, तो दोनों पर सेम आवेश आ गए, तो दोनों पर सेम एक जैसे आवेश हैं, यानी और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये दूर जाएंगे समान है तो। ठीक है, हाँ, तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि आपको अभी बताए देखा गया ये कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके और आपनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ करके इन दोनों को पास लाया गया, तो ये पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर यही पॉजिटिव आवेश है, यही धनात्मक आवेश है, यही धनात्मक आवेश है। याद है, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर जो आवेश आता है उसी आवेश को हम धनात्मक धनावेश बोलते हैं। बात समझ में? हाँ, तो दूसरा वाला ये ऋणावेश हो गया, और आपको यहाँ से पता चला एक समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कहानी थी आवेश की। आई होप कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, हाँ, तो आवेश क्या है, अभी तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि आवेश क्या है। आवेश होता क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। मूलभूत गुण का मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे किसी पदार्थ में आप पूछें कि इसका द्रव्यमान कैसे आया, तो क्या जवाब देंगे हम। जैसे मान लेते हैं ये 10 ग्राम का मार्कर है, अब ये 10 ग्राम मार्कर, इसका द्रव्यमान कैसे आया, तो क्या जवाब देंगे। उसी तरह से आवेश भी है, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है आवेश। ठीक है, और हाँ, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण द्रव्यमान है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण द्रव्यमान भी होता है, ठीक है, यानी आवेश भी, किसी भी पदार्थ का आवेश भी मूलभूत गुण है और द्रव्यमान भी मूलभूत गुण है। ठीक है, पर द्रव्यमान और आवेश एक दूसरे से अलग हैं। इस चीज को भी थोड़े समय में हम आते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, आवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, आवेश के बारे में, तो आवेश के बारे में जानकारी ये है, आवेश का जो सिंबल होता है, प्रतीक, आवेश का जो प्रतीक होता है, हाँ, सिंबल, आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्यू होता है। क्या होता है, आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्यू होता है। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है
मात्रक वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और फिर उसके बाद आवेश राशि कैसी है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो यहाँ पर आप सीधा बताइए कि ये अदिश राशि है। आवेश में कोई डायरेक्शन नहीं है, हाँ, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश का प्रतीक Q, आवेश का मात्रक कूलाम, राशि कैसी, अदिश राशि। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है आवेश के बारे में। अच्छा, आवेश के प्रकार कितने हैं, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार कितने हैं, दो। पहला कौन सा, पहला है धनावेश, और धनावेश किस पर आता है आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं। दूसरा ऋणावेश, दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। ठीक है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। धनावेश कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश आता है उसको धनावेश कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्या, समान प्रकार के आवेश, यानी प्लस आवेश, जो प्लस आवेश होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या माइनस आवेश होंगे तब भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। पर जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक माइनस का वाला होगा, एक प्लस वाला होगा, तब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी प्लस प्लस चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, हाँ, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये थी आवेश के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, मिटा दें, ओके, मिटा देते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, लिखना कभी ना भूलें, लिखते रहें। एक चीज और यहाँ पर, अभी हमने एक लाइन आप लोगों को पहले बताई कि जो आवेश होता है वो भी किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, और फिर उसके बाद जो द्रव्यमान होता है वो भी किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। मूलभूत गुण का मतलब आपको पता चल गया ना, कि जैसे इसका द्रव्यमान Q है, क्या जवाब देंगे आपको, कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इसमें आप पूछे आवेश Q है, इसमें आवेश Q है, तो क्या बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह से वो भी क्या है, मूलभूत गुण है, इसमें आवेश कहाँ से आया ये सब नहीं बता पाएंगे ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है, अंतर क्या है। अच्छा, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके का होता है। आवेश जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, पर द्रव्यमान धनात्मक केवल होता है। द्रव्यमान एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कभी आप लोगों ने सुना कि -5 किलो आपको चीनी चाहिए क्या? हमेशा जब भी कोई द्रव्यमान आप खरीदेंगे तो प्लस में ही खरीदेंगे ना, माइनस में तो नहीं खरीदेंगे। कि कभी खरीदे हो? हाँ, तो ये एक धनात्मक क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान पर चाल का क्या प्रभाव होता है, स्पीड का, चाल का क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, चाल का प्रभाव पड़ेगा। तो एक रिलेशन है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², v² अपॉन c², जहां पर m क्या है,
ये किसी कोई भी पिंड जो चल रहा हो तो उस कंडीशन में जो चल रहा हो उसका द्रव्यमान है, ठीक है। यानी मास ऑफ बॉडी है, किसी बॉडी का द्रव्यमान है। जैसे आप ही अपना ही मान लीजिए, आपका जो द्रव्यमान है, ठीक है। और फिर उसके बाद एम नॉट क्या है, ये रेस्ट मास है। क्या है, रेस्ट मास है, ठीक है। सी क्या है आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और फिर वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी है, यानी बॉडी जिस स्पीड से चल रही है उसकी वेलोसिटी है बॉडी की। बात समझ में इतनी, यानी यहां से ये पता चल रहा है, अगर किसी कोई बॉडी मूव करना शुरू कर दे, जैसे खड़ी है, तो उस समय उसका द्रव्यमान कुछ और होगा, थोड़ा अजीब तो आपको लगेगा। और जब कोई बॉडी चलने लगेगी, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लगेगा, तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में, उसका द्रव्यमान क्या होगा, बदल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि हम मान लीजिए 50 किलो के हैं और चलना शुरू करते हैं, तो क्या हम 51 किलो के हो जाएंगे? हाँ, तो इसका आंसर है यस, हो जाएंगे। पर वो स्पीड भी होनी चाहिए, व्यक्ति में वो स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो देखिए, अगर व्यक्ति प्रकाश की चाल से चलना शुरू कर दे, प्रकाश की चाल से, देखो, यानी v बराबर सी हो जाए, v बराबर सी हो जाए, v बराबर सी हो जाए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, v की जगह पर c रख दीजिए, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस, यही तो है रूट में, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल आउट होकर रूट में 0 बचेगा, 0, तो ये हो गया 0, m नॉट अपॉन 0, m नॉट अपॉन 0, फाइनल यही तो बनेगा, m नॉट अपॉन 0, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कोई भी बॉडी अगर जो वो स्पीड प्रकाश की चाल से चलना शुरू कर दे, प्रकाश की चाल से चलना शुरू कर दे, तो उसका द्रव्यमान इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चीज है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जनरली हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक गोलू भैया हैं, ठीक है। अब उन भैया का द्रव्यमान कितना मान ले, 100 किलो मान ले, चलो 100 किलो मान लेते हैं, ठीक है। अब वो जब चलेंगे तो प्रकाश की चाल क्या होती है, c बराबर 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा होती है। पर ये भैया कितने स्पीड से ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हैं, आप ही लोग बताओ। क्या 10⁸ तक कभी पहुंच सकते हैं? उसकी तुलना में बहुत कम होगा। उसकी तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। जो उनकी चाल होती है, हमारी आपकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम होती है। लगभग आप उसको 0 मान सकते हैं, लगभग आप उसको 0 मान सकते हैं। यानी इनका जो रेशियो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रेशियो आएगा, लगभग 0 आएगा। ऐसे 0.000000 करके फिर उसके बाद 1 2 ऐसे, इस तरीके से बहुत छोटा अंक, लगभग 0 के बराबर। तो 1 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब रूट में 1, उसका मान क्या हो जाता है, 1 ही तो होगा। अब 1 हो जाएगा तो m बराबर क्या मिलेगा, m नॉट मिलेगा। m बराबर m नॉट, यानी जो आपका द्रव्यमान था वही रेस्ट द्रव्यमान भी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रखिए, ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, पर यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना क्या है, आवेश के बारे में, आवेश चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, सन बात समझ में, खूब तेजी से स्पीड से चलेगा, ठीक है। जब तेजी से स्पीड से चलेगा, 10⁶ की स्पीड उसमें होगी, ठीक है। तो 10⁸, 10⁶ लगभग इसके करीब में है ना। तो यहाँ पर उसका जो है मास चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। बात समझ में, यानी द्रव्यमान जो होता है वो चेंज होता है अगर जो उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। चाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा,
ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर ये पहला था। यहाँ की बात करते हैं दूसरे। यहाँ पर क्या होगा, क्या उसका आवेश भी बदल जाएगा अगर जो स्पीड ज़्यादा हो गई तो? नहीं, आवेश नहीं बदलता। तो जो आवेश होता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। आवेश जो है वो चाल पर निर्भर नहीं करता, कितनी भी स्पीड से चलेगा तो उस पर जो चार्ज है, जो उस पर आवेश है, वो आवेश नहीं बदलेगा, वो आवेश नहीं बदलेगा, जो आवेश था वही रहेगा। ठीक है, ओके, मिटा दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा दे रहे। अब हम लोगों को पढ़ना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जैसे ही संरक्षण का सिद्धांत आपको मिले तुरंत आप लिखना शुरू कर दीजिए, तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये होता है संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, वही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। इसी तरह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, आवेश चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो कुल आवेश हैं, वो संरक्षित होते हैं। जो कुल आवेश हैं वो संरक्षित होते हैं। बात समझ में आई? यानी कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं। ठीक है, यानी कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेशों की मात्रा नियत होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। बात समझ में? कुल आवेशों की मात्रा कांस्टेंट होती है, नियत होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम था। सिस्टम का मतलब बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम था। आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलग निकाय। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सीधा ऐसे समझिए, अंदर से बाहर ना कोई आ सके ना जा सके। ठीक है, हाँ, यानी इसके अंदर अगर जो कुछ बॉडी रखे गए उसमें मान लेते हैं एक में +2 कूलम आवेश थे, एक में +3 कूलम आवेश थे और एक में -4 कूलम आवेश है। तीनों बॉडी पर, एक पर +2 कूलम, एक पर +3 कूलम, एक पर -4 कूलम आवेश है। ठीक है, और ये इस प्रकार के बॉडी के अंदर रखे गए हैं, इस प्रकार की बॉडी के अंदर रखे गए हैं कि इसमें आवेश ना तो अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर। फिर उसके बाद क्या किया गया? इसको पकड़ के उस बॉडी को उसको बढ़िया से हिला दिया गया।
अब क्या होगा, चार्ज एक दूसरे में टकराएंगे और इनका चार्ज इसमें इसमें उसमें कुछ में ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तीनों बॉडी है। एक पर मान लेते हैं -3 कूलम आवेश आ गया, -3 कूलम आवेश आ गया। एक पर +2 का कूलम आवेश आ गया और एक पर माइनस, इस पर कितना कूलम आवेश होगा हमको ये बताना है, इस पर कितना कूलम आवेश होगा। ठीक है, आपको पता है कि आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो नियत होती है, यानी इस कंडीशन में भी जो आवेश होंगे, इस कंडीशन में भी जो आवेश होंगे, उसको हिलाने के बाद जो आवेश होंगे, दोनों पर आवेशों की मात्रा क्या होगी, समान होनी चाहिए। होगी कि नहीं, सभी के आवेशों की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर जो समान है तो इस कंडीशन में, यानी यहाँ पर जो टोटल आवेश थे, यहाँ पर टोटल के आवेशों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इस पर मान लेते हैं हम x कूलम आवेश आ जाता है, कितना, x मान लेते हैं। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो +2 कूलम है तो 2 कूलम, फिर उसके बाद +3 कूलम है तो 3 कूलम, फिर उसके बाद -4 कूलम है यानी -4। ठीक है, बराबर। ठीक है, यहाँ पर -3 कूलम, -3 कूलम, फिर यहाँ पर +2 कूलम तो यहाँ पर भी +2 कूलम। ठीक है, यहाँ पर कितना आवेश आएगा पता नहीं, बात समझ में, पता नहीं कितना, तो x मान लिया गया तो x लिख लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो कितना होगा, ये आएगा 1, अरे 3 में से 4 घटेगा तो -1, और 2 में से फिर से 1 घट जाएगा तो 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, इधर बचेगा -1 प्लस x। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू x, 1 1 बराबर 2। तो x बराबर कितना आएगा, +2 कूलम। x बराबर कितना आएगा, +2 कूलम आवेश x पर, यानी इस पर कितना कूलम आवेश आ जाएगा, इस पर 2 कूलम आवेश आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को, और आवेशों की जो कुल मात्रा होती है वो नियत होती है, यानी बदलती नहीं है। यानी इस कंडीशन में भी जो आवेशों की मात्रा थी, इस कंडीशन में उसको हिला करके कर देंगे, तो यानी आवेश को अंदर से बाहर कहीं आया गया नहीं, तो जितना आवेश अंदर था उतना ही रहेगा। बात समझ में, तो ये होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बात समझ में इतनी, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक जगह और भी लगता है, एक जगह और, जब आप लोग हाई स्कूल में आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो है मान लेते हैं कि कोई एक्स नाम का कोई स्पीसीज था, तो उसका 90 था परमाणु, उसमें से क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल निकलने की कंडीशन में क्या होगा, कोई स्पीसीज नहीं बनेगी, मान लेते हैं एक्स या वाई मान लेते हैं बन गई, एक्स वाई मान लेते हैं बन गई। ठीक है, जैसे थोरियम या फिर यूरेनियम ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, अब 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 88। देखो वही चीज़ तो है, 90 88 2 90 2 निकल गया, तो वही चीज़ तो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो वहाँ पर अगर जो वहाँ पर नहीं पढ़े हैं तो आगे चल करके आप लोगों को 12th में तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। टिक, मिटाएं मिटाएं मिटाएं, ओके। अब हम लोगों को जो पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, आज ऐसे ही छोटी छोटी बातें करेंगे। यहाँ पर पहला ही लेक्चर है, तो शुरुआत में हर एक चैप्टर के शुरुआत में जो शुरुआत होती है वो बेसिक से ही होती है, छोटी छोटी बातों से ऐसे। तो ये पहला लेक्चर है। अब हम लोगों को पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, पहले क्वांटीकरण का मतलब ही हम लोग समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोगों को पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? तो क्वांटीकरण का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज हो, वो एक फिक्स मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में वो उपलब्ध होती है, ठीक है। हाँ, यानी एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होना, एक निश्चित, ठीक है, निश्चित मात्रा में उपलब्ध होना, निश्चित मात्रा में उपलब्ध, एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होना, क्वांटाइजेशन। हाँ, जैसे मान लेते हैं, हाँ, आप लोग किस चीज़ पर बैठकर पढ़ रहे हो, लैपटॉप पर या मोबाइल पर? चलो ठीक है, मान लेते हैं मोबाइल पर बैठ करके आप पढ़ रहे हो। अब आप मोबाइल खरीदने के लिए शॉप पर गए, दुकान पर गए। अब आप जब मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल खरीदेंगे तो एक मोबाइल खरीदेंगे या दो मोबाइल खरीदेंगे या तीन मोबाइल खरीदेंगे, चार खरीदेंगे? ऐसा कभी होगा क्या कि आप लोग आधा मोबाइल खरीद के लाओ या 1.5 मोबाइल खरीद के लाओ? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है, क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है कि जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, चार्ज जो भी उपलब्ध हैं, वो एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि वो या तो एक आवेश आपको मिलेगा, या तो दो आवेश मिलेगा, या तो तीन आवेश, या तो चार आवेश, या तो पांच आवेश। माइनस के भी हो सकते हैं, -1 आवेश हो सकता है मिले, -2 मिले, -3 मिले, -4 मिले, ऐसे ऐसे कितने भी आवेश जो मिले, पर 1.5 आवेश जैसा आपको नहीं मिलेगा। मार्कर खरीदने जाए, मार्कर मतलब ये पेन, मार्कर पेन, ठीक है, झगड़ा करके नहीं। हाँ, मार्कर खरीदने जाए तो मार्कर खरीदने की कंडीशन में आप या तो एक मार्कर खरीद कर लाएंगे, या तो दो मार्कर खरीद कर लाएंगे, या तो तीन मार्कर खरीद कर लाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो चार्ज इस तरीके से उपलब्ध होंगे। एक 1.5 मार्कर, 2.5 मार्कर, 2.25 मार्कर, 2.25 मार्कर ऐसे नहीं मिलेगा। बात समझ में? आपको जब भी मिलेगा एक फिक्स अमाउंट में मिलेगा। हाँ, एक फिक्स अमाउंट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और जो सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है, वो सबसे छोटे चार्ज पर जो आवेश होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उतना होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको इसमें यही जानना है कि सबसे छोटे आवेश पर, सबसे छोटे आवेश पर उपस्थित आवेश, उपस्थित स्वतंत्र आवेश, ऐसे लिखते हैं, उपस्थित स्वतंत्र आवेश, स्वतंत्र आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। हाँ, अब जाकर के इलेक्ट्रॉन का नाम आया, ठीक है। आवेशों के क्वांटीकरण में जाकर के अब इलेक्ट्रॉन का नाम आया। हम लोगों को यही इलेक्ट्रॉन की ही कहानी पढ़नी है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, तो वो सबसे छोटे आवेश पर, ठीक है, सबसे छोटे आवेश पर वही आवेश होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जितने भी आवेश होते हैं, जितने भी आवेश होते हैं, ठीक है, जितने भी उपस्थित आवेश होते हैं, सभी के सभी आवेश इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होते हैं।
परफेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होते हैं। ठीक है, यानी सभी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होते हैं। पूर्ण गुणक के रूप में होते हैं। इसका मतलब जो भी आवेश होंगे, इसका मतलब क्या है, जो भी आवेश होंगे वो या तो 1e या -1e जैसा होंगे। कैसे होंगे? 1e या -1e, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उतना, या फिर 2e होंगे या -2e होंगे। ठीक है, या 3e होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश तो किसी पर 3, ठीक है, तो 3 ठीक है, -3e होंगे, ऐसे डॉट 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 4e 5e 6e -4e -5e -6e ऐसे करके डॉट 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 क्या +ne इलेक्ट्रॉन होंगे या -ne इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में? यानी क्या होगा, जहां n एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, n क्या है? n एक इंटीजर है, i है, इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है, ठीक है, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5 +6 -6 समझ में आया ना? आगे जितने प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं, प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं, सब वो इंटीजर होती हैं। ठीक है, तो इंटीजर हो यानी क्या है? इंटीजर है। वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कितना लिखे, उसी को हमने n लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो आवेश होंगे, किसी भी बॉडी में जो उपस्थित आवेश होंगे, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होंगे। पूर्ण गुणक का मतलब n का मान या तो 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 50 होगा, -50 होगा, -60 होगा, बटे में या दशमलव वाली संख्याएं नहीं होंगी, बटे में या दशमलव वाली संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चीज नहीं होता। ठीक है, जैसे किसी बॉडी से मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालें और फिर 1 इलेक्ट्रॉन को काट के निकालें, ऐसा नहीं होगा। या तो 1 निकालेंगे, या तो 2 निकालेंगे, या तो 3 निकालेंगे, या -1 या -2। -1 2 का मतलब ये होता है जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धनावेश आता है। अगर जो किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उस पर ऋणावेश तो माइनस वाला आ जाता है। यानी ऋण ये दर्शाता है कि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और फिर उसके बाद धनावेश ये दर्शाता है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दिया गया है, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को निकाला गया। ठीक है, इससे उस बॉडी के द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। ठीक है, इस बॉडी के द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। अब इस चीज को एक बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यही मार्कर है, इस मार्कर का द्रव्यमान 10 ग्राम है, इस मार्कर का द्रव्यमान 10 ग्राम है। अब इसको क्या करते हैं? इसको ऋणावेशित करते हैं। ऋणावेशित करने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं। ये थोड़ा सा भूखा है तो इसको इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं। लो इलेक्ट्रॉन खाओ। तो इलेक्ट्रॉन खाया तो इस पर क्या हो गया? ऋणावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन खाया तो इस पर क्या होगा? ऋणावेश आएगा। हमारी बात को ध्यान से सुन लो, नोट कर लो, लिख लो। ठीक है, और बढ़िया से इसको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो इसको जब हमने इलेक्ट्रॉन खिलाया, इलेक्ट्रॉन खिलाने के क्रम में क्या हुआ? इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी जिस पर ऋणावेश होगा, जो इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब ये 10 ग्राम से हो सकता है बढ़ करके कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। 10 ग्राम ही हमने पहले बोला था ना। हाँ, 10 ग्राम से बढ़ करके हो सकता है 10.5 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाए। ठीक है, या 11 ग्राम हो जाए, ऐसे कुछ हो सकता है। पर इससे अगर जो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो निकालने की कंडीशन में क्या होगा? इसका द्रव्यमान घट जाएगा। यानी इस पर जब धनावेश, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या? धनावेश। तो यहाँ पर धनावेश से क्या होगा? ये यहाँ से इसका द्रव्यमान घट जाएगा। धनावेश जब होगा
धनावेश का मतलब तुरंत समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला है, बात समझ में आई, तो धनावेश हो, ठीक है। अब धनावेश जैसे आ गया तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान कुछ कम हो गया, 10 ग्राम से कुछ कम ही होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, तो ये होता है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी को आवेश जो दिया जा सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से दिया जा सकता है। निकालना भी होगा तो उसी क्रम में ही निकाल भी सकते हैं, बात समझ में। ऐसा कभी नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन दे या फिर आधा इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसा नहीं होगा, या 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है। हाँ, कुछ आवेश ऐसे भी हैं जैसे क्वार्क हो गया, ठीक है, E/3, उस पर आवेश जो क्वार्क का होता है E/3 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है, पर वो स्वतंत्र आवेश नहीं होते, ठीक है, ये स्वतंत्र आवेश होते हैं, बात समझ में। इलेक्ट्रॉन ये जो आवेश है ये स्वतंत्र आवेश की बात है, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन है, नोट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। क्या किसी बॉडी को, बॉडी का मतलब कोई वस्तु, किसी बॉडी को +8 × 10⁻⁻18 × 10⁻⁻18 कूलाम, ये 18 सही से नहीं लिख रहा है, 18 कूलाम आवेश दिया जा सकता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या किसी बॉडी को +8 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश दिया जा सकता है? तो चेक करते हैं हम लोगों का फार्मूला क्या बना था, Ne, Q बराबर ±Ne, Q बराबर ±Ne, जो यहाँ पर प्लस है अभी लिखा गया था ना, +m -n, -ne +ne, ये n क्या है, n इंटीजर है, Q क्या है, Q बॉडी को मास है, सॉरी आवेश, बॉडी का आवेश है, ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी। n क्या है, ये इंटीजर है, आपको पता है इंटीजर है। E क्या है, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, आप लोगों को पता है। तो हमको ये बताना है कि इतना कूलाम आवेश किसी बॉडी को दिया जा सकता है कि नहीं, यानी Q का मान ये दिया गया, ठीक है, Q का मान दिया गया कि इतना आवेश देना है हमको किसी बॉडी को, ठीक है, इतना आवेश हमारे पास था, उस बॉडी को दे देना कि ये लो, तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, यही हमको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये पुराना एग्जाम्पल है, तो देखते हैं। Q की जगह पर ये वैल्यू रखिए 8 × 10⁻⁻18 इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। और फिर उसके बाद n × E का मान कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, E इधर आएगा, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, n का मान हमको फाइंड करना है, 8 × 10⁻⁻18 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो 8/1.6, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻18 × 10⁻+ का 19 हो जाएगा ना, प्लस का
सिंबल चेंज हो जाएगा जब ये अंश हर से अंश में जाएगा तो सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अब दोनों का, यहाँ पर -18 यहाँ पर +19, तो दोनों आपस में घट भी जाएंगे, आधार समान है तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस की वजह से घट जाएंगे। तो ये 8/1.6 गुणे 10 की घाते कितना बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा, एक का मतलब 10 बचेगा, ठीक है, दोनों की पावर एक ही बचेगा, एक लिखने का कोई मतलब नहीं है। और इसको इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 5 × 10 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 50। अब 50 क्या है, ये 50 जो है ये इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। तो इंटीजर है तो बॉडी को ये चार्ज दिया जा सकता है। अगर जो यही n का मान दशमलव में आ जाता या बटे में आ जाता तब ये बॉडी को चार्ज नहीं दिया जा सकता था, बात समझ में, तब ये बॉडी को चार्ज नहीं दिया जा सकता था, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि n का मान कितना है 50 है, और 50 किसी भी बॉडी को जो कि एक इंटीजर है और इंटीजर के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी को दिया जा सकता है या उससे निकाला जा सकता है, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो n का मान आया 50, इस वजह से आप हम कह सकते हैं कि इतना कूलाम आवेश यानी 8 × 10 की घाते -18 कूलाम आवेश किसी बॉडी को दिया जा सकता है, ठीक है। मिटा दे, ठीक है, ओके मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर है, एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको सीधा वही फार्मूला Q बराबर NE लगाना है। Q एक कूलाम में पूछा ना, तो Q का मान कितना हो गया, एक कूलाम हो गया। आपको E का मान पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 0.6 × 10⁻⁹ कूलाम। N का मान आपको यहाँ पर फिर से फाइंड करना है, तो N का मान फाइंड करिए तो कितना आ जाएगा, हाँ 1 बराबर n × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये इधर आएगा तो 1 बटे में हो जाएगा ना, ये पूरा बटे में 1/1.6 × 10 की घाते -19 बराबर n का मान ही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 के घाते 19 बटे में कितना हो जाएगा 16, सॉरी 16 नहीं 1.6। एक काम करते हैं, ये दशमलव भी हटा देते, ठीक है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं ताकि दशमलव हट भी जाए। अब ये 10 के घाते कितना हो जाएगा, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, 19 1 20, ये हो गया ऊपर 10 के घाते 20 बटे में हो गया 16 बराबर m। सोल्यूशन आप लोगों को ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है, पर गुणा भाग आप लोग करना सीखिए। अब एक काम करते हैं, बटे में 16 है, ऊपर से 100 निकाल लेते हैं, तो 100 निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 के घाते 18 बचेगा, 10 के घाते 18 बटे में कितना 16 बराबर m, ठीक है, 16 बराबर m। 2 घात यहाँ से निकाल लिया, 2 घात का मतलब 100, ठीक है। अब इसको भाग दे देते हैं, 16 छक्का 96, फिर दशमलव 96 440 हो गया, तो 36 सॉरी 16 है, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 8 40, 16 पंचे 80, 5 बार, ठीक है। तो 6.25 × 10⁻18 n बराबर कितना आया 6.25 × 10⁻18 कूलाम आवेश, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम आवेश में n का मान इतना आया, तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है,
ठीक है। एक कूलम आवेश में कितने, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, 6.25, देख रहे हैं ये 6.25, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इंटू 10⁻18 है, ठीक है, इंटू 10⁻18 अब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, मिटा दें, ओके। इस को याद कर लीजिए, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टिक करने के लिए पूछा जाता है, तो टिक करने वाला है, तो इसको याद रखें, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा आपका, याद रखेंगे तो भगवान करे याद हो जाए, आपका भला होगा। मिटा दें, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, बोर्ड का ही पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 8 कूलम आवेश, सॉरी, क्वेश्चन है 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलम ऋणावेश में, 8 कूलम आवेश में 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। 8 कूलम आवेश में, तो Q बराबर कितना हो गया आपको वैसे पता चल गया, 8 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। n का मान आपको फाइंड करना है, Q बराबर क्या होता है, n यहाँ पर रखिए तुरंत 8। अच्छा, यह क्वेश्चन तो अभी हमने लगभग सॉल्व भी करा है आपसे, चलो ठीक है, फिर से कर देते हैं। n इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻−19, अब इसको इधर ले आओ सीधा, तो 8 बटे में 1.6 इंटू 10⁻−19 बराबर n, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो 8 गुणे 10 के घाते प्लस का 19 हो जाएगा, बटे में 1.6 बराबर n। अब इससे जब इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो कितना हो गया, 5 गुणे 10 के घाते 19 n बराबर। तो 8 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए। आवेश का क्वांटाइजेशन हो गया, ठीक है, और इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से कल मिलते हैं, पढ़ाई करते रहें। PDF फॉर्मेट में नोट्स जिनको चाहिए वो जो है अपनी क्लास को लेकर के जो है इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी ग्रुप में जो है आपको PDF फॉर्मेट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, अभी या कुछ समय में, ठीक है। तुरंत अभी नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त रहें।